हेलो गाइज, वेलकम बैक टू बैक माई यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका आज के एक अगली नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर। जो आप लोग देखेंगे, विज्ञान को आज हम कवर करेंगे। परीक्षा आपका निकट आ गया है और परीक्षा की दृष्टि से वीडियो बना रहे हैं। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आप लोग सबसे पहले इसको शुरू से देखते रहिए। आपको पहले मैं बता दूं कि जितने भी क्वेश्चन को लिया गया है, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उसी से लिए गए हैं, ठीक ना। चाहे 2017, 18, 19, 15 ऐसे ऐसे जितने भी क्वेश्चन बने हैं वैसे ही क्वेश्चन को लिए गए हैं। तो आप लोग पूरी तरीके से देखिए और ये भी आप लोग अनुभव कीजिए कि कितने क्वेश्चन को आप अपने मन से सॉल्व कर ले रहे हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखेंगे, कीटभक्षी पौधे किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है। कीटभक्षी पौधे, आपको बता दें कीटभक्षी पौधे वे पौधे कहे जाते हैं। ये दलदली स्थानों पर उगते हैं। कहाँ पे उगते हैं? दलदली स्थानों पर। और दलदली स्थानों पर उगने के कारण इनके अंदर नाइट्रोजन की कमी होती है। और जो नाइट्रोजन की कमी होती है दोस्तों, तो नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए वे कीटों का भक्षण करते हैं और इसी कारण इनको कीटभक्षी पौधे कहा जाता है। ड्रोसेरा और घटपर्णी। ड्रोसेरा यहाँ पर देखिएगा, लिख दे रहे हैं। ड्रोसेरा हो गया और घटपर्णी हो गया। ये सभी कीटभक्षी पौधे हैं। ये ध्यान दीजिएगा। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये कीटों का भक्षण करते हैं। ये भी बात को आप लोग ध्यान देंगे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जली पौधे के तने व पत्तियां की एक एक विशेषताएं लिखिए। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है। जली पौधे किसे कहते हैं? वे पौधे जो जल में उगते हैं उन्हें हम जली पौधे कहते हैं। पहले तो ये पॉइंट देखिए। दूसरा का पॉइंट ये है दोस्तों कि जली पौधे के तने व पत्तियां की एक एक विशेषता लिखना है। तो तने की आप लोग विशेषता में लिखेंगे कि जो जली पौधे होते हैं इनके तनों में वायु कोष्ठ होता है। क्या होता है दोस्तों? वायु कोष्ठ होता है। वायु कोष्ठ का मतलब होता है, वायु का मतलब होता है हवा, और कोष्ठ का मतलब होता है छोटे छोटे ऐसे ऐसे रंध्र होते हैं जिनमें हवा भरी होती है। इसी कारण ये डूबती नहीं है। इसी को दोस्तों बोलते हैं वायु कोष्ठ। तो जली पौधों के तनों के बीच वायु कोष्ठ होता है तथा इनकी पत्तियां जो होती है दोस्तों, आपको बता दूं, इनकी पत्तियां जो होती है वो चपटी होती है। और चपटी होने के कारण यह जल में डूबती नहीं है, जल के ऊपरी सतह पर क्या करती है दोस्तों? तैरती रहती है। ये तो इसकी विशेषता और इसके एक एक विशेषताएं हो गए तने और पत्तियां के। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अलैंगिक जनन की दो विधियां बताइए। अलैंगिक जनन की दो विधियां आप लोगों को पता है। मुकुलन, यहाँ पे देखिएगा, अलैंगिक जनन की दो विधियां है, मुकुलन और विखंडन। यहाँ पर देखिए, मुकुलन हो गया ये और इसके बाद आपका विखंडन हो गया। यह अलैंगिक जनन की दो विधियां हैं। 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन हैं। सभी क्वेश्चन को आप आसानी पूर्वक देखिए और अनुभव कीजिए कि आप कितने क्वेश्चन को कर ले पा रहे हैं। यह बायो से संबंधित क्वेश्चन सभी क्वेश्चन हैं। आगे देखिएगा दोस्तों, घर्षण बल किसे कहते हैं? फ्रैक्शन फोर्स किसे कहते हैं? तो आपको बता दूं, घर्षण बल किसे कहते हैं। घर्षण बल कहाँ पे उत्पन्न होता है? घर्षण बल जो होता है दोस्तों, दो सतहों के बीच उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए एक ये हो गया, एक हथेली ये हो गया। दोनों को जब ऐसे आप लोग रगड़ेंगे तो दोनों के बीच जो बल उत्पन्न होगा इसी को घर्षण बल बोलते हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे? दो तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बलों को हम लोग घर्षण बल कहते हैं दोस्तों। दो तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बल को घर्षण बल कहा जाता है। और घर्षण बल किसे कहते हैं? 2016 और 19 दोनों साल पूछा है। तो दो तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाले बलों को घर्षण बल कहेंगे। या जो आप लोग जितना भी क्वेश्चन लिखिएगा उसका आंसर आप लोग एक ही लाइन में, दो लाइन में देने का प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन लिखने का ना प्रयास कीजिएगा, ठीक ना, उससे नंबर आपका कटता है। आगे देखिएगा, पत्तियों का मुख्य कार्य बताइए। दोस्तों आपको पता है, पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं इनका मुख्य कार्य, जो कि आप लोगों का 2016 और 2018 दो साल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसलिए इससे यह हमें निकलता है, इस भी क्वेश्चन से हमें यह मालूम चलता है कि प्रीवियस ईयर पेपर को हल करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षा में समेटे जाते हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर को प्राथमिकता देंगे और इसको आसानी तरीक़ा से आप लोग हल करने का प्रयास करेंगे। आगे देखिएगा, पत्तियों का मुख्य कार्य क्या होता है दोस्तों? पत्तियों के तो अनेक कार्य होते हैं, लेकिन इसका मुख्य कार्य जो होता है दोस्तों, वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण कराना होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वह पत्तियों के माध्यम से ही पूर्ण होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होगी उसका मुख्य जो रूप होगा वो पत्ती का ही होगा। तो पत्तियों का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूर्ण कराना। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता क्या है? पौधे अपने क्या बनाते हैं दोस्तों? भोजन बनाते हैं। तो यह जो क्रिया होती है वो पत्तियों के माध्यम से ही पूर्ण होती है। इसको आप लोग ध्यान देंगे।
अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, मछली को जल में रहने के लिए सहायक अंग कौन कौन से हैं। तो मछलियां जल में रहती हैं तो सहायक अंग उनका क्या क्या है दोस्तों। उनका जो सहायक अंग मछलियों का है, धारा रेखी शरीर उसकी होती है। धारा रेखी शरीर एक हो गया, धारा रेखी शरीर। दूसरा बात हो गया इसका गलफड़ा, क्या हो गया दोस्तों, गलफड़ा। ये सब चीज़ें होती हैं मछलियों को जल में रहने के लिए उपयुक्त होती हैं, सहायता प्रदान करती है। तो जो मछलियाँ होती हैं जब वे जल में रहती हैं तो उनके जो गलफड़े होते हैं, धारा रेखी शरीर होता है और उनकी पंख होते हैं, ये सभी क्या करती हैं, उनको जल में रहने के लिए सहायता प्रदान करती है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन 2018 में आपका पूछा गया क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों तरफ गति करती है तो उसकी गति कौन सी गति कहलाती है। गति आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब कोई वस्तु अपने स्थान से एकांक समय अंतराल में अपने अवस्था का परिवर्तन करती है तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों गति। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं। तो गति में बात, गति के टाइप से प्रश्न बना है कि गति के प्रकार में गति होती है कि जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति, मान लीजिए कोई वस्तु है, एक मैंने वस्तु ले लिया और माध्य इसकी स्थिति ए है और ये भी इसका दो किसी भी वस्तु का माध्य स्थिति ज्ञात करने के लिए 2 पॉइंट के बीच का ही हम ध्यान देंगे। तो 2 पॉइंट, मान लीजिए एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट बी हो गया। तो किसी भी वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों तरफ गति करती है तो उस गति को क्या बोलेंगे दोस्तों, तो उस गति को बोलेंगे दोलन गति। क्या बोलते हैं दोस्तों, दोलन गति। बार बार अपने मार्ग का जब अनुसरण करता है कोई वस्तु तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों दोलन गति। झूले की गति जो होती है उसको भी हम लोग बोलते हैं दोस्तों दोलन गति। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियाँ, ये भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है कि अपने शरीर की ज्ञानेंद्रियाँ, हमारे शरीर में दोस्तों 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियाँ में आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया, त्वचा हो गया और इसके बाद आप लोगों का आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ, ये जब होते हैं ये वो आपके 5 ज्ञानेंद्रियाँ हो गए। आँख हो गया, कान हो गया, नाक हो गया और जीभ हो गया और त्वचा। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इसको आप लोग देखिए। तो इस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे और जो भी क्वेश्चन आप लोगों को नहीं आएगा उसको ध्यान तरीका से देखेंगे और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा कितने क्वेश्चन आपने कवर कर लिया। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखेंगे दोस्तों है कि घूमते हुए लड्डू में कौन सी गति होती है। तो जो लड्डू होता है वो घूमता है, तो घूमते हुए लड्डू में, झूला झूलती हुई लड़की में, ठीक ना, चलती हुई ट्रेन में, सब चीज़ों में आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक सीधी रेखा में चलती हुई, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में चलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेखिक गति, वो रेखा में गति करती है। जब कोई वस्तु किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों तरफ गति करता है तो उसको वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई लड़की झूला झूलती है तो उसको दोलन गति कहते हैं। लेकिन जो लड्डू होता है जब वो घूमता है तो उसको गति को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, घूर्णन गति बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, घूर्णन गति बोलते हैं। तो घूमते हुए लड्डू में कौन सी गति होती है, घूर्णन गति। 2016 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे देखिएगा, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी क्या होती है। तो दोस्तों आप लोगों को ये भी ध्यान दीजिएगा, 2018 में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों वो विषाणु बोलते हैं। क्या होता है, विषाणु। और इसी को वायरस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, वायरस। जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु या इसको वायरस कहा जाता है। आगे देखिएगा, ठोस पदार्थ की आकृति व आयतन कैसा होता है। कोई भी ठोस पदार्थ ले लीजिए, उसका आकृति व आयतन कैसा होगा। तो जो ठोस पदार्थ होते हैं उसका आकृति व आयतन दोनों क्या होता है दोस्तों, निश्चित होता है। ऐसे क्वेश्चन को आपको घुमा फिरा के नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखना है। ठोस पदार्थ की आकृति एवं आयतन निश्चित होते हैं। 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। यही पूछ देगा कि द्रव में क्या होता है। तो दोस्तों आप लोग यही देखिएगा, जो द्रव होता है इसमें इसका आकार और आयतन में देखिएगा तो आयतन तो जो होता है दोस्तों वह निश्चित होता है, लेकिन जो इसका आकार होता है वह निश्चित नहीं होता है। जिस बर्तन में इसको रखते हैं उसी का आकार ये क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। जैसे दूध हुआ, 1 लीटर दूध है, कहीं नापिएगा तो उसका आयतन आपको 1 ही लीटर नहीं मिलेगा, लेकिन उसका आकार अगर लीटर में रखिएगा तो वह बड़ा हो जाएगा। किसी छिछले बर्तन में रखिएगा तो उसका जो आकार होगा वह चपटा हो जाएगा। तो आकार बदलता रहता है लेकिन आयतन नहीं बदलता है। और वही बात दोस्तों गैस की कर लिया जाए तो गैस का जो आकार और आयतन दोनों होता है दोस्तों क्या होता है, अनिश्चित होता है। इसी कारण जो आप लोग देखिएगा बीच में ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, इसको आप लोग देख पा रहे हैं, इसकी माप तोल थोड़ी नहीं हो पा रही है। तो इसको आप लोग देखिएगा, ठोस का आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है और गैस का आकार एवं आयतन अनिश्चित होता है। और द्रव का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार दोस्तों क्या होता है, अनिश्चित होता है।
भंगुर तथा अभंगुर पर टिप्पणी कीजिए। ये भी 2015 में क्वेश्चन पूछा है। भंगुर का मतलब होता है टूट जाना, ठीक ना। वे पदार्थ जब जिनको हम चोट पहुंचाते हैं या जिनको पीटते हैं तो छोटे छोटे कणों में जब वे टूट जाते हैं तो उनको दोस्तों बोलते हैं भंगुर पदार्थ बोलते हैं। और भंगुर पदार्थ का सबसे बेस्ट उदाहरण हो जाएगा दोस्तों कांच, जिसको ग्लास बोला जाता है। जब कांच पर आप पीटिएगा तो कांच छोटे छोटे हिस्सों में, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है दोस्तों, टूट जाता है। यह भंगुर का सबसे बेस्ट उदाहरण है। और भंगुर क्या हो गया, जिनको पीटने पर वह छोटे छोटे कणों में टूटता नहीं है, उनको दोस्तों बोलते हैं अभंगुर। या इसको बोलिएगा लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, अभंगुर के उदाहरण हैं। आगे देखिएगा ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। 15 में, 16 में, 18 में 3 साल लगातार क्वेश्चन पूछा है। और शायद का संयोग ऐसा भी ना हो कि इस साल भी ये क्वेश्चन पूछ ले। तो ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनको खुले में छोड़ दीजिए या इनको गर्म कीजिए, ठीक ना, ऐसा आप बोल सकते हैं। वे पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में, बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे किस में बदल जाते हैं दोस्तों, गैस अवस्था में बदल जाते हैं। तो वे उस पदार्थ को हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और यहाँ पे देखिएगा उदाहरण भी आपको बता दूं, जैसे नौसादर हो गया, आयोडीन हो गया, कपूर हो गया, ये सभी क्या है दोस्तों, ऊर्ध्वपातन है। वे पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में आ जाएं उसे हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे नौसादर, कपूर और आयोडीन इसके बेस्ट उदाहरण हो जाएंगे दोस्तों। मूल मात्रक किसे कहते हैं, अगला क्वेश्चन है कि मूल मात्रक किसे कहते हैं। 2015 में क्वेश्चन बना हुआ है कि मूल मात्रक किसे कहते हैं। वे राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं, एक दूसरे से फ्री होती हैं, उन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, वे राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं। तथा इन मूल राशियों के मात्रक को ही हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। और मूल राशियों की संख्या होती है दोस्तों, कितनी होती है, 7 होती है। और इनके मूल मात्रक भी कितने होंगे, 7 होंगे। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। मूल मात्रक किसे कहेंगे, वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। और इनके मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहेंगे। ये भी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। सभी क्वेश्चन आपके आसान ही हैं, लेकिन केवल आपको एक थोड़ी सी प्रिपरेशन की जरूरत है। आगे देखिए, घर्षण कम करने के उपाय बताइए। 2017 और 19 दोनों साल क्वेश्चन पूछा हुआ दोस्तों। फ्रैक्शन को कम करने के उपाय, घर्षण को कैसे कम किया जाता है। आप कल कारखानों में जितने भी यंत्र लगे होते हैं, जितने भी मशीन पुर्जे होते हैं, उनको घिसने से बचाने के लिए उसमें हम लोग क्या लगाते हैं दोस्तों, ग्रीस लगाते हैं, तेल लगाते हैं, स्नेहक लगाते हैं। ये सभी जो होते हैं ये घर्षण कम करने के उपाय होते हैं। घर्षण कम कैसे किया जाता है, तो ग्रीस लगाकर, स्नेहक लगाकर, तेल लगाकर, मोबिल लगाकर, टूटी आयल लगाकर, ये सब लगाकर हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, घर्षण को कम करते हैं, फ्रैक्शन को कम करते हैं, जिससे मशीन के कल पुर्जे जो होते हैं वह घिसने से बच जाते हैं। यही इसके उपाय हैं और ये इसके लाभ भी हैं दोस्तों। आगे देखिएगा, पदार्थ की अवस्थाएँ। जो पदार्थ होते हैं मेटर ऑफ स्टेट, जो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं, मुख्य रूप से पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं दोस्तों। कितनी होती हैं, 3 होती हैं। एक होता है ठोस, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, देखिए ठोस। दूसर का होता है द्रव और तीसर का होता है दोस्तों गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस को यस से दर्शाते हैं, द्रव को यल से दर्शाते हैं और गैस को जी से दर्शाते हैं। तो ठोस, द्रव, गैस पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है ठोस, एक होता है द्रव और एक होता है दोस्तों गैस। और भी क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आपके सामने मैं रूबरू अच्छे तरीके से पेश करूंगा। और अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए क्लास सॉल्यूशन बाय अभिषेक सर। और आशा नहीं विश्वास है कि आपको वीडियो अच्छी